हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके कुछ टॉपिक्स हमारी जो पिछली वीडियोज़ थी उसमें कवर हो चुके हैं और आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होती है किस तरीके से रिएक्ट करती है। तो शुरू करते हैं। इन द अबव एक्टिविटीज़ यू सो द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद अ नंबर ऑफ रीएजेंट्स, यानी आपने देखा जो एक्टिविटी में मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियोज़ में कि मेटल्स जो होती है किस तरीके से रिएक्ट करती है, कैसे रिएक्शंस करती है अलग अलग तरह के रिएजेंट्स के साथ में। वाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर, तो मेटल्स इस तरीके से रिएक्ट क्यों करती है। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन क्लास 9th, यानी क्लास 9th में हमने क्या सीखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है एलिमेंट्स का वो किस तरीके से होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी जो पहले वाली शेल होती है, दूसरे वाली शेल होती है, तीसरी, इस तरीके से जो शेल्स जो होती है उनमें डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो हम क्लास 9th में सीख चुके हैं। वी लर्न दैट नोबल गैसेज, हमने नोबल गैसेज के बारे में भी सीखा, क्योंकि जो नोबल गैसेज होती है उनको इनर्ट या इनएक्टिव गैसेज भी कहते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। विच हैव अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, जिनके शेल जो होते हैं कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, यानी जो भी शेल है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरी शेल को पूरी तरीके से फिल कर देते हैं, भर देते हैं उसे। शो लिटिल केमिकल एक्टिविटीज़, और बहुत ही जो केमिकल एक्टिविटी होती है उनकी बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है बिल्कुल। वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं किसको, एक्टिविटीज़ को, जो भी एलिमेंट्स की जो एक्टिविटीज़ होती है सभी को, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है टू अटेन द कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, कि अपनी जो शेल जो होती है उसको कम्प्लीटली फिल्ड करने की, उसे पूरी करने की। यानी अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो क्या करते हैं वो, उनकी टेंडेंसी क्या होती है उस शेल को कंप्लीट करना, उस ऑर्बिट को कंप्लीट करना। Let us have a look at the electronic configuration of noble gases and some metals and non metals। तो जितनी भी नोबल गैसेज होती है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, और उनके जो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके भी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको आगे के सेक्शन में सीखने को मिलेगा। वी कैन सी फ्रॉम टेबल 3.3, एक इसमें टेबल मैं आपको दिखाऊंगा अभी 3.3, दैट अ सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, कि सोडियम एटम जो होता है अपने सबसे बाहर की शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट का मतलब होता है सबसे बाहर की शेल जो होती है उसमें केवल उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। इफ इट लॉसेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम शेल, यदि वो लॉस करता है इसको अपनी एम शेल से, देन इट्स एल शेल नाउ बिकम्स द आउटर मोस्ट शेल, तो इसके बाद क्या होगी, उसकी जो एल शेल होगी वो सबसे बाहर की शेल बन जाएगी। एंड दैट हैज़ अ स्टेबल ऑक्टेट, और वहाँ पर उसका जो ऑक्टेट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम, इस एटम का जो न्यूक्लियस होता है स्टिल हैज़ 11 प्रोटॉन्स, उसमें तब भी 11 प्रोटॉन्स होते हैं। बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज़ बिकम 10, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें कितने रह जाते हैं, 10 रह जाते हैं। So there is a net positive charge giving us a sodium cation, यानी Na+। तो इस तरीके से जो नेट पॉजिटिव चार्ज होता है गिविंग अस, जो हमें देता है कौन, सोडियम, वो किस रूप में देता है, कैटायन के रूप में देता है। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इसी तरीके से क्लोरीन जो होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर की शेल में। यानी 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब देखिए ये वो 3.3 जो टेबल है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया कुछ एलिमेंट्स का। तो सबसे पहले नोबल गैसेज के बारे में देखते हैं। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ये इस तरह की गैसेज होती है जो इनको हम नोबल गैसेज या इनएक्टिव गैसेज भी कहते हैं। इनके एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स, यानी हर किसी शेल में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं। अब देखिए सबसे पहले हीलियम की बात करते हैं, उसमें उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2।
तो जो सबसे पहली जो शेल है उसकी के शेल जिसको हम बोलते हैं, K11 करके इनके नाम होते हैं शेल्स के, ऑर्बिट्स के। तो सबसे पहली शेल जो होती है उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी वो 2 ही होल्ड कर पाता है, इसलिए इसका ये वाला शेल कंप्लीट हो गया सबसे पहला शेल। दूसरा आता है नियॉन। नियॉन में कितने हैं, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 10। तो एटॉमिक नंबर 10 होने की वजह से जो पहली शेल है उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और दूसरे वाली 8 में कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ भी दोनों शेल इसकी क्या है, दोनों शेल कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आता है ऑर्गन, एटॉमिक नंबर 18। पहली शेल 2 में कंप्लीट होगी, दूसरे वाली 8 में कंप्लीट होगी और तीसरे वाली भी 8 में कंप्लीट होगी। तो तीनों शेल क्या होगी, कंप्लीट होगी इसमें भी। तो हीलियम, नियॉन और ऑर्गन, तो तीनों में ही शेल जो होती है पूरी तरीके से फिल्ड होती है, कम्प्लीटली फिल्ड, इसीलिए ये नोबल गैसेज होती है। और शेल पूरी कंप्लीट होने के बाद में ये किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करती है या नहीं के बराबर रिएक्ट करती है। नेक्स्ट आता है मेटल्स, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। एटॉमिक नंबर सबके अलग अलग है। सोडियम का 11 हो गया, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाली में 8 से ज़्यादा, मैंने बताया था 8 से ज़्यादा नहीं होते। 2 और 8 कितने हो गए, 10, और 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो चला गया नेक्स्ट शेल में। तो नेक्स्ट शेल में जो आउटरमोस्ट शेल जो होती है इसको वैलेंस शेल भी हम बोलते हैं। आउटरमोस्ट शेल को वैलेंस शेल के नाम से भी जाना जाता है, और उस आउटरमोस्ट शेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम में पहली शेल 2 में कंप्लीट होगी, दूसरी 8 में कंप्लीट होगी, उसके बाद क्या बचता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं आउटरमोस्ट शेल में। तो इसी तरीके से एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम सबकी जो आउटरमोस्ट शेल जो होती है, अब देखिए नीचे सबसे नीचे जाएंगे, पोटेशियम में 3 शेल पूरी हो गई है और चौथी शेल में क्या है, चौथी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये आउटरमोस्ट शेल में इसका 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से कैल्शियम में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यही डिटरमाइन करता है इनकी वैलेंसीज को भी। नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन सब के एटॉमिक नंबर भी गिवन है और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल्स में उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन है, वो भी दिया हुआ है। तो इसमें आप ध्यान से देखना कि मेटल जो होता है, मेटल का जो आउटरमोस्ट जो शेल होती है उसके अंदर या तो 1 इलेक्ट्रॉन बचता है या 2 बचता है या 3 बचता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जितनी भी मेटल्स होती है आउटरमोस्ट शेल में या तो 1, 2 या फिर 3 इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। जबकि नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल में या तो 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है या 7 होता है। इस चीज़ को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी सबकी वैलेंसी क्या होती है, इनकी वैलेंसी नेगेटिव होती है सबकी, जैसे कि आपने 9th में सीखा होगा। और क्यों होती है नेगेटिव, इसलिए होती है क्योंकि अगर देखें 4 है तो 4 ही वो गेन कर सकता है, उसमें तो शेयरिंग वाला केस आ गया, वो तो 4 ही गेन कर सकता है, 4 ही लॉस कर सकता है। 5 की बात करते हैं तो 3 लेकर के ही ऑक्टेट अपना कंप्लीट करेगा, तो इसकी वैलेंसी 3 माइनस हो जाएगी। अगर 5 है या 7 है, सॉरी ऑक्सीजन का 6 भी आता है, 6 में कितने लेगा इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट यानी अपने 8 पूरे कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी 2 माइनस हो जाएगी। अब वो देखो इनकी लेने की टेंडेंसी है, जिनकी लेने की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को, उनकी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव होती है। फ्लोरीन में देखिए 7 है, उसमें 1 लेकर के वो कंप्लीट कर लेगा अपना ऑक्टेट, तो इसकी वैलेंसी 1 माइनस हो जाएगी। ऐसे ही फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस में 5 है तो 3 लेकर के अपना 8 पूरे कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट होते ही क्या होगा, उसकी वैलेंसी हो जाएगी 3 नेगेटिव या 3 माइनस। सल्फ़र में 6 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है आपने 8 पूरे करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 माइनस। क्लोरीन में 7 है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 माइनस। तो इस तरीके से हम इनकी वैलेंसी भी डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब इसमें देखा आपने कि किसी को 1 के इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को 2 की होती है, किसी को 3 की होती है, या कोई क्या करता है, कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस भी करता है। लॉस करने की टेंडेंसी होती है मेटल्स की, और गेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो नॉन मेटल्स की होती है। इफ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट, यदि सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय सोडियम, तो सोडियम क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन, जो किसके द्वारा ले लिए जाते हैं, क्लोरीन के द्वारा, क्योंकि क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल है। तो सोडियम की टेंडेंसी हुई देने की इलेक्ट्रॉन्स को, और क्लोरीन की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, लेने की। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद द क्लोरीन एटम्स गेट्स अ यूनिट नेगेटिव चार्ज, तब क्या आ जाता है, क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का जो एटम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है,
बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज़ 17 प्रोटॉन्स, देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स के, एल एंड एम शेल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स होते हैं एंड देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स, और 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इन इट्स के, एल, एम शेल। के शेल में, एल शेल में और एम शेल में मिला करके उनके 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि 17 प्रोटॉन्स है। दिस गिव्स अस अ क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन का मतलब यहाँ पे Cl माइनस नेगेटिव साइन के साथ में, उसको आयन फॉर्म बोलते हैं। जब भी आप यहाँ प्लस या माइनस का साइन देखेंगे तो इसका मतलब हम उसको खाली क्लोरीन नहीं कहेंगे, उसको क्लोरीन आयन कहेंगे। अगर प्लस का साइन है या माइनस का साइन होता है तो इसका मतलब जो पार्टिकल है, जो एलिमेंट है, क्या है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है। सो बोथ दीज एलिमेंट्स कैन हैव अ गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन दैम एज फॉलोज। तो यहाँ आप देख सकते हैं सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 281 करके होता है, जबकि सोडियम के कितने वो होते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, लॉस कर दिया, और किसने गेन कर लिया, वो क्लोरीन ने, क्योंकि उसका था 287। तो 287 में यानी 7 को कंप्लीट करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, उसने कहाँ से लिया, वो सोडियम से लिया, तो उसके 288 हो गए क्लोरीन के। नेक्स्ट आता है, ये तो फॉर्मेशन होगी सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम क्लोराइड देखिए किस तरीके से बनता है। सोडियम और क्लोरीन, क्लोरीन में 7 थे, उसमें एक उसने गेन कर लिया, तो कितने हो गए, 8 पूरे हो गए, तो ये बन गया NaCl। सोडियम एंड क्लोरीन गैस, सोडियम में जो क्लोरीन गैस होती है बीइंग अपोजिटली चार्ज, उन पे चार्ज कैसा होता है, अपोजिट चार्ज होता है। अपोजिट चार्ज नहीं होता तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हो। दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट आज सोडियम क्लोराइड, यानी इसमें ज़बरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है जिससे सोडियम क्लोराइड बनता है। और सोडियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिट चार्ज आयन। लेकिन दोनों में क्या होते हैं, दोनों में अपोजिट चार्ज होते हैं, तो दोनों में अपोजिट चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरीके से हम मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है उसको भी बना सकते हैं, मैग्नीशियम और क्लोरीन, क्योंकि दोनों पे वहाँ भी क्या होता है, दोनों पे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम और क्लोरीन दोनों पे ही अपोजिट चार्ज होता है। मैग्नीशियम क्योंकि एक मेटल होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्लोरीन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज आयन होता है। तो इसी तरीके से दोनों मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, या इलेक्ट्रॉन्स का जो आपस में लेन देन होता है कि कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये चैप्टर 4 में आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, क्योंकि चैप्टर 4 जो है नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो आपको ये भी समझ नहीं आ रहा होगा यहाँ पे डॉट लगे हुए हैं, क्रॉस लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं, तो ये भी आपको अलग से बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जितने भी, मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ अगर आप समझ पाएँ कि क्लोरीन जो होता है क्या बताता है कि सबसे बाहर की जो शेल होती है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो इसलिए 7, ये जो क्रॉस लगे हुए हैं 7 क्या है, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में मौजूद रहते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम में 2 होते हैं, इसमें इसलिए 2 डॉट लगे हुए हैं। डॉट और क्रॉस से हमने इसके इलेक्ट्रॉन्स को शो किया है। इसमें दोनों को क्रॉस से नहीं कर सकते क्योंकि एलिमेंट दोनों अलग अलग हैं, मैग्नीशियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, तो एक को क्रॉस से दूसरे को डॉट से हमने शो किया हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो Cl2 क्यों लिखा है इसमें, Cl 2 बार क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। आपने कहीं भी लिखा हुआ देखा होगा, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, तो वहाँ पे क्या आप देखते हैं, इसमें अगर किसी में इस तरीके से 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो डाई एटॉमिक है। इसका मतलब उसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम मौजूद है, इसीलिए इसमें Cl 2 बार करके लिखा हुआ है। तो Mg की जो वैलेंसी कितनी है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2+, और क्लोरीन की कितनी है, 1-। 1- क्यों है, क्योंकि उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा।
इसी तरीके से क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इन दिस मैनर, इस तरीके से जो कंपाउंड बनते हैं, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में। तो इस तरह के कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्या हुआ कि मैग्नीशियम से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र हुआ किसमें, क्लोरीन में, और क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें आयंस क्या हुए, ट्रांसफ़र हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए इसमें। या फिर उनको आयनिक कंपाउंड के साथ साथ उसको एक नाम और भी दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या आप इसमें बता सकते हैं कि कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन है। मैग्नीशियम कैटायन है और जो क्लोरीन है वो क्या है, वो एनायन है। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप जानने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यानी जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है। टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटी परफॉर्म की गई है 3.13। टेक सैंपल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड और एनी अदर सॉल्ट फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, यानी साइंस लेबोरेटरी से आप कुछ सैंपल्स ले सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया, और कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस सॉल्ट्स, अब सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि उनकी फिजिकल स्टेट्स क्या है, वो सॉलिड है या लिक्विड है या फिर वो गैसेस फॉर्म में है। तो सॉल्ट्स है तो लिक्विड या गैसेस उसमें सॉलिड फॉर्म में ही होंगे, तो ये उसकी फिजिकल स्टेट होती है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन अ मेटल स्पैचुला एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम, क्या करते हैं, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल, सैंपल में से थोड़ी सी स्पैचुला से, स्पैचुला क्या होता है, एक छोटा सा चम्मच की तरह से होता है स्पैचुला, उसकी हेल्प से क्या लेते हैं, थोड़ी सी अमाउंट लेते हैं और क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं डायरेक्टली ऑन फ्लेम, फ्लेम के ऊपर। रिपीट विद अदर सैंपल्स, और जो दूसरे सैंपल्स आपके पास है उसके साथ भी उनको रिपीट करते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, डिड द सैंपल्स इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम, यानी क्या उनमें कोई कलर में चेंज आता है हीट करने से, गर्म करने से। डू दीज कंपाउंड्स मेल्ट, क्या वो कंपाउंड्स मेल्ट हो जाते हैं। ट्राई टू डिजोल्व द सैंपल इन वाटर, अब इनको डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं वाटर में, क्या वो डिजोल्व हो जाते हैं, पेट्रोल वाटर में या फिर पेट्रोल में, केरोसिन, आर दे सोल्यूबल। अब ये भी चेक करते हैं कि कौन वाटर में सोल्यूबल है, कौन पेट्रोल में सोल्यूबल है और कौन केरोसिन में सोल्यूबल है, और कुछ ऐसे भी होंगे जो किसी में भी सोल्यूबल नहीं होंगे। मेक अ सर्किट एज शॉन, फिगर 3.8 अभी दिखाऊंगा मैं आपको। एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रॉन्स इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ वन सॉल्ट। मेक अ सर्किट, एक सर्किट बनाते हैं एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स, और उसमें इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट करते हैं, खड़े दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, इनटू अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो भी हमने सॉल्यूशन बनाया सॉल्ट का। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आप उसमें क्या ऑब्जर्व आपने किया। टेस्ट द अदर सॉल्ट सैंपल्स टू इन दिस मैनर, जो दूसरे जो सैंपल्स हैं उनको भी इसी तरीके से आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर इन्फेरेंस अबाउट द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड्स, तो उन कंपाउंड्स की जो नेचर है वो किस तरह की है। तो अब यहाँ कुछ कंपाउंड्स भी दिए गए हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है 1074 है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है 1686 है, ये केल्विन में है। तो कुछ आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, अब आप ये देख सकते हैं कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है या उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के। तो कुछ और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है आयनिक कंपाउंड की जो जाननी बहुत ज़रूरी है। यू मे हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज़ फॉर आयनिक कंपाउंड्स, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ है उनको ऑब्जर्व करते हैं। फिजिकल नेचर, सबसे पहले क्या है, फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। फिजिकल नेचर की अगर बात करें तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड होते हैं सबसे पहले तो, और समवॉट हार्ड, और कभी कभी क्या होता है बहुत हार्ड भी होते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक अभी बताया था कि एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है।
जब वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं तभी कंपाउंड फॉर्म होता है, आयनिक कंपाउंड। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है किसकी वजह से होता है? इसकी वजह से होता है क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल। ये जो कंपाउंड्स होते हैं आयनिक कंपाउंड्स वो क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं, यानी अगर इस पर हैमर करते हैं, बहुत ज़ोर से चोट मारते हैं इस पर, तो वो टूट करके बिखर जाते हैं। एंड ब्रेक इनटू पीसीज, और छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, कब? जब उन पर कोई प्रेशर डाला जाता है, कोई दबाव उसके ऊपर डाला जाता है। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अभी मैंने बताया था इससे पहले पैराग्राफ में, कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कंपाउंड्स जो होते हैं आयनिक उनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। यानी जो इंटर आयनिक जो अट्रैक्शन जो होता है उसको ब्रेक करने के लिए, यानी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए उसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है सोल्यूबिलिटी। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी उनको कहते हैं, वो आमतौर पर क्या होता है? वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जबकि केरोसिन और पेट्रोल इन दोनों में इनसोल्यूबल होते हैं, इनमें घुलते नहीं हैं। नेक्स्ट आता है कंडक्शन एक्टिविटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। यानी कंडक्शन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, वो चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से होता है और वो सॉल्यूशन में ही होता है। जब इनके सॉल्यूशन बना लिए जाते हैं तभी उनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी एक आयनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन वाटर में कंटेन्स आयन, उसके अंदर आयन्स होते हैं, विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स, जो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है सॉल्यूशन से। आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन्स इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। यानी सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि सॉलिड फॉर्म में जो कंडक्टिविटी जो होती है, ये जो आयन्स जो होते हैं वो फ्री नहीं होते। कब होते हैं? जब वो मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, या वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं, तभी होता है। ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर भी रिजिड होती है। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। जैसे कि मैंने बताया भी कि जो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कब? जब वो मोल्टन स्टेट में होते हैं, जब वो पिघली हुई अवस्था में होते हैं। दिस इज़ पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स आर ओवरकम ड्यू टू हीट। यानी जब इनको गर्म करते हैं तो वो मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं, पिघल जाते हैं, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कैसा हो जाता है? वो कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे वो मेल्ट हो जाते हैं और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ओवरकम हो जाता है, टूट जाता है। दस द आयन मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से आयन्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही है। आगे के टॉपिक्स देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।